आप देख रहे हैं राजनीति में हम बात सिर्फ देश की सियासत पर नहीं बल्कि राज्यों की सियासी नब्ज भी टटोलने की कोशिश करते हैं। हमारे खास शो राजनीति में हर राज्य की हर वो खबर आपको मिलती है जिससे राज्य की सियासी धुरी हिलती है। सबसे पहले आज बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। विधानसभा में नीतीश कुमार ने अपनी टिप्पणी में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उनको लेकर के देश की सियासत में भूचाल आ गया है। देश भर में नीतीश कुमार की टिप्पणी की निंदा हो रही है, जिसके बाद आज बिहार विधानसभा में जमकर बवाल हुआ और नीतीश कुमार ने अपनी टिप्पणी पर माफी मांगी। तो वहीं मध्य प्रदेश की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि पहले कांग्रेस प्रधानमंत्री को अपने रिपोर्ट से चलाती थी और अब कांग्रेस अध्यक्ष को रिमोट से चला रही है। चुनावी महासमर में दिग्गज धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ तक नेता पसीना बहा रहे हैं। तो वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य ने कड़ी चुनौती दी है। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य ने कहा, चंद्रशेखर में हिम्मत है तो आकर के रामचरितमानस की संगतियों पर चर्चा करें। तो चलिए सबसे पहले रुख करेंगे हम बिहार की। देखिए, आज सबसे पहले एक सवाल है, बीप साउंड क्या होता है? बीप साउंड का इस्तेमाल हम अक्सर उस जगह पर करते हैं जहां कोई गाली गलौज हो, जहां कोई अश्लील टिप्पणी हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि विधानसभा में मुख्यमंत्री की कही बात पर भी आपको बीप साउंड लगाना पड़ सकता है? ऐसा आज हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा और विधान परिषद में जो कुछ कहा उसे आज बीप साउंड लगा करके सुनना पड़ रहा है। नीतीश कुमार के सहयोगी उनके बयान से सहमत हैं, लेकिन नीतीश कुमार खुद माफी मांग रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या देश की सियासत उन्हें माफ करने के मूड में है? एक रिपोर्ट आप देखिए। लड़का और लड़की का जो होता है शादी, इस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार हैं। सदन में सुशासन बाबू गंदी बातों का शरबत बनाकर पी गए। कहते हैं, जब भाषा बंदिशों से बाहर निकल जाती है तो वो बेहयाई में आ जाती है। देश भर में होते विरोध के बाद नीतीश कुमार खुद शर्म से शर्मिंदा हो गए और सदन के भीतर नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ लिए। तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। नीतीश कुमार की टिप्पणी पर माफी काफी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के स्टेटमेंट की निंदा की। वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार ने जिन शब्दों को चुना, भाषा कोष ने उन्हें गंदे शब्दों में चिन्हित कर रखा है। यही वजह है कि बिहार बीजेपी की महिला विधायक नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रही हैं। महिलाओं से संबंधित वो संवेदनहीन व्यक्ति हैं। महिलाओं के प्रति उनके नजर में कोई सम्मान नहीं है। सारे महिला, पूरे बिहार के महिला हो, विदेश की महिला, सबके हम लोग बिहार के महिला निंदा करते हैं। आज जब विधान परिषद में एक बार फिर उस बात को हिम्मत जुटा कर कहने की हिम्मत किए हैं तो ये बहुत ही बुरी बात है। नीतीश कुमार जिस वक्त भाषा की बेहयाई वाले सागर में गोते लगा रहे थे, उस वक्त सदन में बैठी महिलाएं शर्म से सिर झुका रही थी। नीतीश सरकार की महिला मंत्री लेसी सिंह खुद भी असहज महसूस कर रही थी, लेकिन अब लेसी सिंह नीतीश कुमार की भाषा को छोटा करने के लिए मणिपुर की लकीर को लंबा कर रही हैं। तो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का कहना है कि गलती से नीतीश कुमार के मुंह से निकल गया। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने से खेद प्रकट कर दिए, तब कोई बात ही नहीं बचती है। ऐसा बात नहीं, इसके लिए माफी मांगे। नीतीश कुमार के कारिंदे उनके शब्दों पर सही का मरहम लगाने में जुटे हैं, भाव की व्याख्या कर रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लोगों को गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए, तो विपक्ष नीतीश कुमार की उम्र पर सवाल उठाकर उनसे इस्तीफे की मांग कर रहा है। एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आए
जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। इनको मेंटल मानसिक तौर पर बीमार किया गया है, जिसकी जांच की हमने मांग किया है। और एक मानसिक बीमार मुख्यमंत्री को जंगल राज का उत्तराधिकारी ये कहीं न कहीं बिहार को बर्बाद करने के लिए, गलत सलत निर्णय कराने के लिए वाद करते हैं। विधानसभा के दोनों सदन में नीतीश कुमार ने अपनी टिप्पणी में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, उसे भाषाई परिभाषा में बेहयाई कहते हैं। शब्दों की गरिमा को गिराने में नीतीश कुमार विधानसभा के दोनों पटल में गिरते चले गए। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो, लेकिन अंतिम में करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रतवा में सुत्ता है तो और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है। अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को, चलिए ठीक है बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं। नीतीश कुमार की टिप्पणी का बिहार से लेकर दिल्ली तक विरोध हो रहा है। नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की जा रही है। नीतीश जी की जो स्थिति है, ये बीमार है और भारत का संविधान ये कहता है कि जो व्यक्ति बीमार हो उसको गद्दी पर बने रहने का कोई अधिकार। एक तरफ आप पूरे देश के नारी शक्ति का अपमान करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, उन पढ़ी लिखी लड़कियों का अपमान करते हैं, और दूसरे दिन आप आकर के माफी मांगते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सदन के सड़क तक महिलाएं विरोध कर रही हैं। गुस्साई बीजेपी के महिला विधायकों ने नीतीश कुमार की गाड़ी को घेर लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टिप्पणी को भाषा के किसी भी पैमाने पर सही नहीं ठहराया जा सकता। शब्दों के ज्ञान में नीतीश की टिप्पणी भाषाई मर्यादा में समाज के लिए भयानक है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं मध्य प्रदेश चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश ने कांग्रेस को मौका दिया था, जनता को पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं, क्योंकि वो रिमोट से चला करते थे। कांग्रेस की रिमोट कंट्रोल करने की आदत अभी तक गई नहीं है। पहले कांग्रेस प्रधानमंत्री को रिमोट से चलाती थी और अब कांग्रेस अध्यक्ष रिमोट से चलते हैं। जब कभी रिमोट की बैटरी खत्म हो जाती है तो उनके मुंह से कुछ अच्छी बातें निकल जाती है। कल ही उन्होंने अपने भाषण में पांडव को याद किया, मतलब सनातन को याद किया। जब रिमोट चलता है तो सनातन को गाली देते हैं। रिमोट बंद हो गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा में 5 पांडव हैं। जब सच बोलते हैं तो ऐसे ही बातें मुंह से निकलती है। हमें गर्व है, हम 5 पांडवों की राह पर चल रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस की रिमोट की आदत नहीं जा रही है। उस समय प्रधानमंत्री रिमोट से चलते थे, इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं। जब रिमोट चलता है तब वो सनातन को गाली देते हैं, लेकिन रिमोट बंद हो गया तो उन्होंने कल पांडवों को याद किया, मतलब सनातन को याद किया। और उन्होंने ये कहा भाजपा में 5 पांडव है। देखिए, जब सच बोलते हैं तो कैसी बात निकलती है जी। हमें गर्व है, हम 5 पांडवों के राह पर चल रहे हैं। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। चुनावी मौसम में पार्टियों के दिग्गज धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश तक पार्टियों के नेता अपनी ताकत झोंक रहे हैं। अपनी अपनी पार्टियों को जीत दिलाने के लिए दिग्गज एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं। चुनावी राज्यों में हर पार्टी के नेता ताबड़तोड़ सभाएं इस वक्त कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी जाति गरीबी है। पीएम मोदी ने कहा कि जनता हमारे दिल में है और हम जनता के दिल में हैं। कैसा दुर्भाग्य आया है देश का, कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं विश्वास है आज यहां मध्य प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, महिलाओं को सशक्त बनाने वाली सरकार है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के पास अब भविष्य की सोचने की क्षमता नहीं बची है। कांग्रेस न आज के युवाओं के लिए कुछ कर सकती है और न ही आने वाली पीढ़ियों के लिए। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज इंदौर पहुंची। 3 दिन में प्रियंका का ये दूसरा इंदौर का दौरा रहा। प्रियंका ने सांबेर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने हर हर महादेव के नारे के साथ इंदौर की धरती को नमन किया। प्रियंका गांधी ने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, 15 महीनों के लिए वो सरकार रही, उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगी। लेकिन उस समय इन्होंने किसानों के कर्ज माफ करने का काम शुरू किया था। उस काम को हम पूरा करेंगे। सरकार बनेगी तो किसानों का कर्ज माफ फिर से होगा। उधर छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने हुंकार भरी। अंबिकापुर के सरगुजा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए किसानों ने कर्जा माफी का वादा किया। उन्होंने कहा कि जो वादा कांग्रेस ने 2018 में किया वो पूरा किया गया है। बीजेपी के सब नेताओं ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी सच नहीं बोल रही है। हमने यह भी कहा था कि 2500 रुपए प्रति क्विंटल किसान को धान के लिए रेट मिलेगा। बीजेपी के सब नेताओं ने कहा ऐसा तो किया नहीं जा सकता, कांग्रेस ऐसे ही कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हमने वायदे किए थे पूरे हुए? कोई यहां पे कह सकता है कि नहीं, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, नहीं 2500 रुपए के लिए हमें धान के लिए नहीं मिलता? कोई कह सकता है यहां पे? कोई नहीं कह सकता। क्यों? जो हम स्टेट से, जो मैं स्टेट से कहता हूं, मैं वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी तेज होते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चंदला विधानसभा के सूरजपुर गांव में पिछड़े, दलित और आदिवासी भाई बहनों से मिलकर उनका हालचाल जाना और सपा के सरकार आने पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। दो लोगों के बीच में राजनीति चल रही है, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिन जिन प्रदेशों में किसानों की ताकत, गरीबों की ताकत, पिछड़े, दलित, आदिवासियों की ताकत एक हो गई है, वहां भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया, कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया। और आपके यहां तो विचित्र परिस्थिति है कि दो ही परिवारों में सब कुछ बटा हुआ है। हम आपसे अपील कर रहे हैं, अगर दोनों दलों को आप गहराई से देखोगे तो कोई फर्क नजर नहीं आएगा। देखिए, मानव तस्करी के मामलों की जांच को लेकर के एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक छापेमारी की गई। एनआईए की टीम ने 10 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। जम्मू कश्मीर के जम्मू और संबा शहर में कई जगहों पर छापेमारी हुई। एनआईए ने 5 मानव तस्करी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। 10 शहरों में हुई छापेमारी में एनआईए तकरीबन 44 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार अब तक कर चुकी है। मानव तस्करी में 44 लोग गिरफ्तार किए गए। एनआईए ने किया 44 लोगों को गिरफ्तार। 10 राज्यों में छापेमारी के दौरान गिरफ्तारी हुई है। 5 मानव तस्करी मॉड्यूल का भांडाफोड़ भी किया गया है।
अब आपको बताते हैं कि 10 राज्यों में एनआईए ने मानव तस्करी मामले में छापेमारी कैसे की है और कहां-कहां की है। त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा, पुडुचेरी, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर। एनआईए ने 10 राज्यों में संदिग्धों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। संदिग्धों के आवासीय परिसर में भी जांच के दायरे में उसे रखा गया। एनआईए सूत्रों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क वाले मानव तस्करों के रैकेट का पता लगाने के लिए एनआईए के अधिकारियों ने 10 राज्यों में 4 दर्जन से ज्यादा जगहों की तलाशी ली है। पिछले महीने बेंगलुरु में एनआईए की एक टीम ने श्रीलंकाई मानव तस्करी मामले में तमिलनाडु से एक फरार आरोपी को धर दबोचा। आरोपी की पहचान इमरान खान के तौर पर हुई। आरोप है कि इमरान ने कई लोगों के साथ मिलकर श्रीलंकाई नागरिकों की बेंगलुरु और मंगलुरु में विभिन्न स्थानों पर तस्करी की है। एनआईए ने इस मामले में 5 भारतीय आरोपियों के खिलाफ अक्टूबर 2021 में प्रारंभिक आरोप पत्र दायर किया था। दिनांकरन उर्फ अय्या, कासी विश्वनाथन, रसूल, सादम, उशैन और अब्दुल मोहितो के खिलाफ आरोपी पत्र दायर हो चुका है और इसी साल अक्टूबर के अंत तक कुल 13 संदिग्धों पर आरोप लगाए गए थे। अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए की टीम कई एंगल से कर रही है। जम्मू कश्मीर के जम्मू और सांबा जिलों में कई स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें म्यांमार से आए एक रोहिंग्या मुसलमान को हिरासत में लिया गया। एक अधिकारी के मुताबिक जफर आलम को देर रात तकरीबन 2 बजे जम्मू के भटिंडी इलाके में उनके अस्थायी निवास से गिरफ्तार किया गया। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हैं। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर रामचरितमानस को लेकर दिए जा रहे विवादित बयान पर जमकर हमला बोला है। श्री रामभद्राचार्य ने कहा कि चंद्रशेखर में हिम्मत है तो आकर वो रामचरितमानस की भी संगतियों पर चर्चा करें। अगर विसंगति निकल गई तो मैं पटना के गंगा में समाहित हो जाऊंगा, वरना उन्हें राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने हाल ही में रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड होने का दावा किया था। रामचरितमानस की संगतियों पर चर्चा करें। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, अगर विसंगति निकल गई तो मैं पटना के गंगा में समाहित हो जाऊंगा, ऐसा कहना है रामभद्राचार्य का। पटना के गंगा में फेंक दूंगा त्रिदंड। शिक्षा मंत्री हार गए तो उन्हें राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा। ये बातें रामभद्राचार्य की तरफ से की गई, यानी एक चैलेंज चंद्रशेखर को दिया गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा था। रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है, जब तक ये रहेगा तब तक इसका विरोध करते रहेंगे। रामचरितमानस बांटने वाला एक ग्रंथ है, ये चंद्रशेखर की तरफ से स्टेटमेंट था, जिस पर रामभद्राचार्य ने उन्हें कड़ी चुनौती दी है। दरअसल बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी में के कार्यक्रम में उन्होंने रामचरितमानस के अरण्य कांड की चौपाई पूजही विप्र सकल गुणहीना, शुद्ध ना पूजू वेद प्रवीणा की चर्चा करते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि 55 तरह का व्यंजन परोसकर उसमें पोटेशियम साइनाइड मिला दीजिए तो क्या होगा। रामचरितमानस के साथ भी यही हाल है। इसी पर बिहार के चंपारण के बगहा के रामनगर में अपनी कथा के दौरान जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य ने बिहार के शिक्षा मंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर चर्चा करें। अगर मैं हार गया तो मैं पटना के गंगा में त्रिदंड को फेंक दूंगा। बिहार में ये पहली बार नहीं हुआ है जब किसी मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर के इस तरह की टिप्पणी की हो। हम तो तुमने बेटा रामचरितमानस की निंदा की है, हम डंके की चोट पर रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करा के रहेंगे बेटा। चिंता मत करो। अगले 2 दिसंबर से मेरी कथा गांधी मैदान में प्रस्तावित थी पटना में। नीतीश सरकार ने परमिशन नहीं दिया। कोई बात नहीं, यदि जंगली राज्य बिहार से हट जाएगा तब मेरी गांधी मैदान में कथा होगी। चले आगे बढ़ते हुए बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की चुनावी महासमर में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कपिल मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह पर बड़ा हमला बोला। कपिल मिश्रा ने हमला बोलते हुए कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह वोट के लिए हिंदू बनकर के घूमते हैं। कपिल मिश्रा ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुनौती देते हुए कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक बार बोल दे कि बाबरी मस्जिद गलत बनी थी, वहां मंदिर बनाने का निर्णय सही है, लेकिन ये दोनों नेता कभी ये बात बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों ही नेता नकली हिंदू हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह चुनावी हिंदू हैं। वो दोनों नेता जब जिहाद के खिलाफ, सिमी के खिलाफ, पीएफआई के खिलाफ, धन परिवर्तन के खिलाफ एक भी शब्द बोलकर दिखाइए तो हम समझें
लेकिन ये दोनों नेता चुनाव के वक्त हिंदू बन जाते हैं। मैं इस मंच से चुनौती देता हूं, तुम हिंदू बन के घूम रहे हो, मंदिर मंदिर जा रहे हो, वोट मांग रहे हो, मैं चुनौती देता हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, मस्जिद गलत बनी थी, मंदिर बनना चाहिए। ये 3 लाइन का बयान दिग्विजय या कमलनाथ एक बार बोल के दिखा दे, चुनाव से पहले फिर आना मध्य प्रदेश के सनातनियों का वोट मांगने के लिए, उसके बाद आना। ये तो कोर्ट की, संविधान की सारी मर्यादाओं के अंतर्गत आते हुए भी कभी नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे, न लव जिहाद के खिलाफ बोलेंगे, न सिमी के खिलाफ बोलेंगे, न PFI के खिलाफ बोलेंगे, न राम मंदिर के पक्ष में बोलेंगे। आखिर क्या वजह है कि 3 घंटे में भी नहीं उड़ पाई फ्लाइट? मुंबई से जयपुर के लिए नहीं उड़ पाई फ्लाइट। 15679 एयर एशिया की फ्लाइट को मुंबई से 3:30 बजे उड़ना था और जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट को होना था 5:40 पर लैंड, लेकिन अब तक मुंबई एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाई है। ऐसे में मुंबई एयरपोर्ट पर जयपुर आने वाले यात्री हो रहे हैं परेशान, लेकिन एयर एशिया एयरलाइंस की ओर से यात्रियों पर नहीं दिया जा रहा ध्यान। वहीं फ्लाइट के उड़ान नहीं भरने के पीछे का कारण भी आया सामने। मुंबई ATC की ओर से नहीं मिल पाई फ्लाइट को उड़ने की परमिशन, लेकिन एयर एशिया एयरलाइंस बता रही है फ्लाइट देरी के पीछे तकनीकी कारण। और इसी बीच एक बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की है। उनके जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर जाकर की मुलाकात की। पीएम मोदी ने आडवाणी के साथ मुलाकात की तस्वीरें भी साझा की।